हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा जिन स्टूडेंट्स ने सिविल इंजीनियरिंग से किया है उन लोगों के लिए आज थोड़ा सा एक अच्छा सा न्यूज़ है। बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुछ वैकेंसीज निकली हैं जो बच्चों के लिए क्या है, बहुत हेल्पफुल है। देखिए, ये जो वैकेंसीज है स्टूडेंट्स, आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसके लिए है। ये विषय जो उन्होंने दिया है, विषय है बिहार विशेष सर्वेक्षण, मतलब सर्वेइंग एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद पर। बस यही थोड़ा सा है बच्चों को कि ये संविदा पर है। पर स्टूडेंट्स, आपने इस जॉब को, अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम भी संविदा पद पे जो पद थे जिनको भरा गया था वो आज भी कार्यरत है। जब तक आपको एक बढ़िया परमानेंट जॉब ना मिले तब तक के लिए ये जॉब आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जॉब है। इससे आपको दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा फील्ड का, जिसका आपको आगे चल के बेनिफिट होगा, क्योंकि बिहार सरकार में जितनी भी अभी हम वैकेंसीज देख रहे हैं उन सब में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस मार्क्स मिलता है। तो उस टाइम पे एक्सपीरियंस मार्क्स, अगर आपने सपोज 2 साल या 1 साल ही काम किया तो आपको और दूसरों के रिस्पेक्ट में आपके पास एक्सपीरियंस मार्क्स होगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी आपने ये नहीं सोचना है कि संविदा पर है या इसमें पैसा कम है। पहली बात तो जो आपने पढ़ा है, आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काम कैसे होता है, और कुछ ना कुछ आपको सरकार दे ही रही है। घर बैठने से तो बहुत अच्छा दे रही है। प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमको प्रिपरेशन करना है, मैं इसमें जाऊंगा मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। टाइम निकालने वाले तो निकालते ही हैं। अपना जॉब के टाइम पे जॉब करो, बाकी टाइम अपना पढ़ाई करो। तो ये एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ एट दिस टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एज 18 साल से ज़्यादा है, 18 साल है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना स्ट्रेस, इसको आप ज़रूर फिल करना। ये आज ही वैकेंसी निकला है। तो ये सर्वेक्षण है, मतलब जितना भी बंदोबस्त कार्यक्रम इन सब के लिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को डाउट भी है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है बिहार विशेष सर्वेक्षण। बिहार विशेष सर्वेक्षण मतलब वही जो सर्वेइंग वाला है, एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर, संविदा पद के रिक्त पद, समझ रहे हैं, पर नियोजन हेतु सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रमशः संख्या, जैसे मानदेय आधारित संविदा पद नाम, जो आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा वो विशेष सर्वेक्षण अमीन के तौर पे आपको क्या किया जाएगा, ज्वाइन कराया जाएगा। मतलब आपका ये पोस्ट रहेगा एक तरीके से। ये विज्ञापन संख्या हमारे को 03/2022 दे रखा है, और टोटल जो रिक्त हैं, जो पोस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 1944, 1944। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन संख्या 03/2022 को बिहार के प्रमुख दैनिक जितने भी हिंदी और अंग्रेजी समाचार उन सब में कल प्रकाशित कर दिया जाएगा, और जो इनकी वेबसाइट है उस पर भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं जो हमारे को नेक्स्ट काम है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रेस है, जो विज्ञापन संख्या विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित, पहले से यह कि आपको संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है, परमानेंट नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट कर लेना। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019, अधिसूचना संख्या 72/3 दिनांक 27/02/19, समय पर यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प जो ज्ञापक 2401 दिनांक 18/07/2007 तथा संकल्प संख्या 12534 दिनांक इसके में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसके अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के नवसृजित संविदा पदों, नवसृजित मतलब नए जो पद संविदा पद सृजित किए हैं उसके विरुद्ध में विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के क्या हों, नागरिक हों, ऑब्वियसली सभी भारत के नागरिक हैं, से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट जो हमारे पास है
www.bih.nic.in पे आपको लॉगिन करने पे सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए इसमें जो पोस्ट हैं उन सभी को मतलब जो हमारे पास क्या है जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए 293, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अत्यंत पिछड़ा 288, पिछड़ा वर्ग 161, पिछड़े वर्गों महिला 93, अनारक्षित के लिए 1005 और आर्थिक रूप से कमजोर 92 के लिए। अच्छा ध्यान देना, उन्होंने लिख करके दिया है जो भी रिक्तियां हैं मतलब जो भी वैकेंसीज हैं इनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 1944 ही रहेंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन का जैसे है सिस्टम, जैसे गर्ल्स को जो रिजर्वेशन वो कितना स्ट्रेंथ 35 36 आरक्षण है, मतलब सभी में आपको 30-35% क्या है गर्ल्स का रिजर्वेशन है, तो गर्ल्स के लिए अच्छा है। दूसरा हमारे पास क्या स्ट्रेंथ बिहार में जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नतनी को 2% 36 आरक्षण, मतलब जितनी भी ये पोस्ट हैं उन सभी में 2% उनको 36 आरक्षण मिलेगा अगर वो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाना या दादा हैं। ठीक है, तो उनको मिलेगा। दूसरा यहाँ पे है स्ट्रेंथ जो दिव्यांग हैं उनको 4% 36 आरक्षण मिलेगा और उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट भी मिलेगी। ठीक है, अधिकतम सीमा में छूट कितना, उनको छूट में भी क्या है अनुमान्य है, जो कौन है दिव्यांग लोग हैं। आरक्षण है हमारे पास राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, जो भी राज्य सरकार की आरक्षण नीति है उसे आदर्श रोस्टर का प्रयोग किया उसका पालन किया जाएगा प्रॉपर वे में। अब इसमें है कि सर कौन से स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं, इसमें ध्यान देना स्टूडेंट्स, बिहार सरकार के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE से संबंध एवं मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने सिर्फ क्या किया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% 36 आरक्षण लागू होगा। कहने का मतलब है कि जैसे बिहार में 2 जगह से डिप्लोमा करते हैं, कुछ गवर्नमेंट से करते हैं कुछ प्राइवेट से करते हैं, मतलब मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट का है कुछ प्राइवेट से है, परंतु उन्होंने बोला है कि जो भी आरक्षण में जो भी सीटें हैं अगर कोई भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर उसने अपना डिप्लोमा को संपन्न किया है पूरा किया है तो उसको 40% रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे अनारक्षित में जैसे कितना पोस्ट है हमारे पास 1005 है, ठीक है 1005 पोस्ट है, तो इसका 40% जो सीट भरा जाएगा वो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट से फिल किया जाएगा। रहा 60% में सब आते हैं, ठीक है ना, पर वो 40% इन्हीं से ही भरा जाएगा। ठीक है, उसमें से गर्ल्स का भी है इसमें, जैसे 35% गर्ल्स का रहेगा, उसके बाद 40% इसमें किसका रहेगा जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से कहें। अगर वो गर्ल्स किस में आती है सरकारी में आती है तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो उसको अपना रोस्टर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान देना है। अब इसमें स्ट्रेंथ जो पदनाम है वो विशेष सर्वेक्षण अमीन का आपको मिलेगा। न्यूनतम योग्यता जो आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अब जो बच्चा बीटेक किया है सिर्फ बीटेक किया उसको नहीं कुछ मिलने वाला है। आपको जो मानदेय मिलेगा वो 31,000 मिलेगा। उसमें आपको मानदेय जैसे आपको मानदेय है 24,202.50 रुपया। EPF ESI सरकार का अंशदान जो है वो 2,797 रुपये 50 पैसे मिलेगा। मोबाइल लैपटॉप में इंटरनेट की प्रतिपूर्ति के लिए आपको 4,000 रुपये प्रति माह 12 माह के लिए ये इतना आपको मिलेगा। मतलब 12 चौक 48 एक तरीके से आप लैपटॉप अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात जब आपका चयन हो जाएगा उसके पश्चात स्वयं का लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको क्या किया जाएगा मतलब जितना भी है इस हेतु उक्त नियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान किया जाएगा। इसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले 400 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि के लिए दिए जाएंगे। मतलब 4,000 रुपये आपको फिर नहीं मिलेंगे, फिर मात्र आपको 400 रुपये मिलेंगे। वो किसके लिए, इंटरनेट भरवाने के लिए, जिससे ये ना कहें कि इंटरनेट नहीं है कैसे काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के लिए वो ऑलरेडी आपको 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे दिए हैं। अगर आपके पास था तो आप नहीं परचेज करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज करेंगे। अब न्यूनतम आयु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.01 2022 मतलब 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग
आप न्यूनतम कितने साल के होने चाहिए? 18 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है। अधिकतम आयु जैसे जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए 37 है, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 ईयर्स है। अब नियोजन अवधि, इसमें आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। मतलब जो ये आपको ज्वाइनिंग कराया जा रहा है ये 31 मार्च 2024 तक है, और आवश्यकता पड़ने पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस डेट को फाइनल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास वर्क है और उस टाइम तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो इसी डेट को क्या करता रहता है? एक्सटेंड करता रहता है। जैसे पीछे वाले जो लोग थे वो भी अभी भी जॉब कर रहे हैं। विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना, जितने भी देखे, अब जैसे 1944 पोस्ट है तो 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम तो है नहीं, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे आपको पोस्ट जॉब मिलने वाला है। तो 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होगा, उसमें से जो पहले टॉप के होंगे उनको जॉब मिलेगा, और जो 2 गुना लोग हैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखा जाएगा। कब तक? जब तक ये जॉब है तब तक। अगर बीच में किसी ने छोड़ दिया, किसी का कहीं पे हो जाता है, तो वो जब रिक्ति आएगी तो उसको उस टाइम पे क्या कर दिया जाएगा? ज्वाइन करा दिया जाएगा। यही इन्होंने बोला है इसमें। विज्ञापन में वर्णित रिक्त 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिक्त पद के चयन के पश्चात जो रिक्त पद हैं उसके बाद शेष काउंसलिंग की सूची को, जो भी शेष काउंसलिंग रहेगा उसको किसमें? प्रतीक्षा सूची में, मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल, जो चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में कब तक रहेगा? 31/03/2024 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पे प्रतीक्षा सूची के पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 31/03/2024 तक उनको कभी भी बीच में ज़रूरत पड़ती है तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल आ जाएगा और वो जाकर के वहाँ पे अपना आगे काम करेगा। और चयन प्रक्रिया क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपने ध्यान दे रहा है, जो चयन प्रक्रिया है वो मैट्रिक और डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे है। यहाँ पे इंटर के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया गया है। अब जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक है उसके 10 अंक लिए जाएंगे, और जो हमारे पास डिप्लोमा या ITI, जो कि ITI का कोई उसमें दे नहीं रखा है, न्यूनतम में तो डिप्लोमा दिया है, तो डिप्लोमा ही होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अधिकतम उसके कितने होंगे? 90 मार्क्स होंगे। तो टोटल वेटेज कितना हो जाता है हमारे पास? 10th का, मतलब एक कह सकते हैं 10% मार्क्स लिया जाएगा, और डिप्लोमा का जितना भी आपका मार्क्स बनता है उसका 90% लिया जाएगा। समझ गए बात? अब उन्होंने एक उदाहरण के लिए दिया है कि सपोज किसी अभ्यर्थी का जैसे मैट्रिक में 80% है तो उसके कितने मार्क्स बन जाएंगे बताओ? 80 का 10% कितना होता है? 8 नंबर होता है। और सपोज डिप्लोमा में उसका 70% है तो 70% जो है वो कितने में से? 90 में से लिया जाएगा। तो 70 × 90 / 100 तो उसका कितना बनेगा? 63। तो ओवरऑल उसका कितना मार्क्स बन गया? 63 प्लस कितना हो गया हमारे पास? 8। ठीक है, तो इसका 71 क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। इस तरीके से बनाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट है स्टूडेंट? ये जो 27 तारीख आ रही है इससे, और 31/10/2022 तक है। तो आप पहले ही अपना टाइम रहते ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में वो स्वीकार्य नहीं होंगे, इसलिए आपको ध्यान देना, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख ले। ऐसा नहीं है कि फाइनल प्रिंट को ना रखे, उसको रखे। भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करें। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। अब स्टूडेंट जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे www.lrc.bih.nic.in पे देखी जा सकती है। इस पे जाइए, सारा कुछ करिए, जो भी आपको एडिट करना है, जो भी करना है। फाइनल फॉर्म सबमिट करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार एडिट का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान से आपने क्या करना है? अपने फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरते टाइम पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारा कुछ आपने क्या करना है? काम वहाँ पे करना है। आई थिंक मैं कहूँगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। आप फील्ड में जाइए, और जिसको है कि यार मेरे को जॉब करना है तो इससे अच्छे अपॉर्चुनिटी तो अभी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है,
जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, जॉब करके भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है, इतनी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आती तो वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं और आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को। जब आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी तो आपको टेंशन्स थोड़ी सी कम रहेंगी और आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो मेरी अपनी पर्सनल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिसको मौका मिला है उसको जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड में जाएंगे तो आपको एक पता चलेगा कि काम होता कैसे है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करें। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में, किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं 9877580530। हम लोग कोशिश करेंगे आपको बता पाएंगे कि भाई इस फॉर्म को इस तरीके से आप भर सकते हैं। और नहीं तो साथ में जहाँ पे भी फॉर्म भरने वाले रहते हैं आप उनसे भी फॉर्म भरवा सकते हो। और आजकल तो आपके पास इतने एक्टिव हैं आप लोग कि खुद से हर चीज़ को फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत भी वैसे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स सरकार कराती रहती है, तो आप अब तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।